हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड ईयर के मध्यकालीन भारत का इतिहास फर्स्ट पेपर से लिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। इस टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसका राजत्व का सिद्धांत क्या था, अलाउद्दीन की गृह नीति यानी उसने विद्रोहों के दमन के प्रति कौन सी नीति अपनाई, प्लस उसने राजपूत राज्य और विभिन्न उत्तर भारत के राज्यों की विजय किस प्रकार की और उन्हें डायरेक्टली अपने राज्य में शामिल किया। और ये नीति जो थी दक्षिण भारत से थोड़ी सी अलग थी। फिर उसकी दक्षिण भारत की विजय और वहाँ उसके द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में चर्चा करेंगे और उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, उसके भाई का बेटा था और इसका प्रारंभिक नाम जो है अली गुरशास्प था। जब जलालुद्दीन शासक बना, सुल्तान बना, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक का पद प्रदान किया। मलिक छज्जू का एक विद्रोह होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय में। ये मलिक छज्जू जो था बलबन का रिश्तेदार था और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। इस विद्रोह के दमन में अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए जलालुद्दीन ने अब उसे कड़ा मानिकपुर जो जगह है वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी के ही जीवन काल में अलाउद्दीन द्वारा भिलसा और देवगिरी के अभियान किए गए। ये दक्षिण भारत में आते हैं। भिलसा जो है विदिशा जो मालवा में है और वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, और देवगिरी का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिण भारत के इन दोनों स्थलों पर इसके द्वारा अभियान किए गए। कारण ये था कि बलबन के समय के और मलिक छज्जू के समर्थन करने वाले कुछ जो अमीर थे और जलालुद्दीन खिलजी के शासन से असंतुष्ट जो अमीर थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को प्रेरित किया, उकसाया सुल्तान बनने के लिए। और सुल्तान बनने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता थी, सेना की आवश्यकता थी और सैनिकों की भर्ती के लिए धन की आवश्यकता थी। और इनका ये मानना था कि दक्षिण भारत में जो है धन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है और वहाँ से लूट का जो माल मिलेगा उसकी सहायता से सेना नियुक्त की जा सकेगी और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया जा सकेगा। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था, ताकि एक विशाल सेना की नियुक्ति की जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने ये दो अभियान किए, पहला भिलसा और उसके बाद कुछ वर्ष 1-2 वर्षों के बाद में देवगिरी पर अभियान किया गया और यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है धन लूटा गया। पहली बार जो अभियान किया भिलसा में, उससे जो लूट का माल प्राप्त हुआ उसे जलालुद्दीन की शरण में या सुल्तान के पास भेज दिया गया दिल्ली। लेकिन दूसरी बार का जो देवगिरी का अभियान हुआ वो उसे बिल्कुल गुप्त रखा गया, दिल्ली से उसकी अनुमति नहीं मांगी गई और अलाउद्दीन ने स्वयं ही ये अभियान किया। जब ये वापस लौट करके आया तब जाकर के जलालुद्दीन खिलजी को जो है इस अभियान की सूचना प्राप्त हुई और जलालुद्दीन खिलजी के जो जलाली अमीर कहते हैं, यानी उसके समर्थन करने वाले जो अमीर थे, जिनमें अहमद चप एक मुख्य अमीर था, उन्होंने सुल्तान को ये सलाह दी कि अलाउद्दीन खिलजी को रास्ते में ही ग्वालियर के आसपास कहीं रोक लिया जाए और उससे लूट का माल जो है वो बरामद कर लिया जाए या ले लिया जाए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इस सलाह को नहीं माना और इस लूट के माल को प्राप्त करने और अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने के लिए वो स्वयं कड़ा मानिकपुर आया। ये निर्णय लेने में अलाउद्दीन खिलजी का एक छोटा भाई था उलूग खां, जो दिल्ली में ही नियुक्त था, उसने सुल्तान को प्रेरित किया और सुल्तान जो है जब कड़ा मानिकपुर अलाउद्दीन से मिलने आया तो वहाँ उसकी हत्या अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन जो है वो सिंहासन पर बैठा, सुल्तान बना। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का क्या सिद्धांत था, राजा की शक्ति की पुनः स्थापना किन सिद्धांतों के आधार पर उसने की, राजा के पद को फिर से किस प्रकार से उसने शक्तिशाली बनाया।
अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक शक्ति के आधार पर सिंहासन को प्राप्त किया था और उसके जो राज्यारोहण में उलेमा वर्ग की कोई भूमिका नहीं थी। तो दो मुख्य तत्व जो हैं यहाँ पर उभर करके आते हैं। पहला, सेना के आधार पर शासन करना। उसके शासन का आधार जो था शक्ति थी, सेना थी, और इसीलिए इसे सैनिकवाद कहा जा सकता है। पूरी तरीके से शासन जो था निरंकुश था, सुल्तान में समस्त शक्तियाँ केंद्रित थी और सुल्तान में दैवीय गुण जो हैं वो आरोपित किए गए। दैवीय सिद्धांत इसी को कहते हैं कि सुल्तान या शासक के अंदर जो है देवताओं के समान गुण होंगे, यानी सामान्य मनुष्यों से बेहतर वो होगा, उसके अंदर उसका चरित्र, उसके अंदर जो गुण होंगे वो देवताओं के समान होंगे। इसी को दैवीय सिद्धांत कहा जाता है। दूसरी चीज़, अलाउद्दीन का मानना था कि सुल्तान जो है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है। किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी शासक जो है उसका कोई संबंधी नहीं होता है। समस्त लोग शासक के अतिरिक्त उसकी नज़रों में बराबर होते हैं। इसने अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग को भी कोई ज़्यादा महत्व अपने शासनकाल में नहीं दिया। संपूर्ण शक्ति जो है उसने अपने हाथों में केंद्रित रखी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि पहली बार राजनीति को धर्म से पृथक करने का प्रयास जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जिसको आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी हद तक अपनाया। तो उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग पर नियंत्रण करने के लिए भी इसने विभिन्न प्रयास किए। उलेमा वर्ग को जो माफ़ी की भूमि दी जाती थी, यानी ऐसी भूमि दी जाती थी जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था, तो ऐसी जो भूमि थी उसको भी जब्त कर लिया गया। इन लोगों की आर्थिक स्थिति पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ा और शासन में इनका जो हस्तक्षेप था और इनकी भूमिका थी वो बहुत कम अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अलाउद्दीन के समय में शासक के जो शब्द थे वही कानून थे। तो पूरी तरीके से निरंकुश शासन की स्थापना की गई, इसीलिए इसके शासन को निरंकुश सैनिकवाद कहा जाता है। अलाउद्दीन का जो शासनकाल था उसके प्रारंभ में अनेक विद्रोह हुए। पहला जो जलाली अमीर थे, उन्होंने अरकली खां जो जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था उसके नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अकत खां सुल्तान का भतीजा था, उसने भी 1300 ईस्वी में विद्रोह किया, सुल्तान की हत्या का प्रयास किया जब सुल्तान रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। इसके अलावा बदायूं का जो गवर्नर था मलिक उमर खां और अवध का जो गवर्नर था मंगू खां, इन लोगों ने भी विद्रोह किया। नए जो मुसलमान थे जो दिल्ली के निकट बस गए थे जलालुद्दीन खिलजी के समय में, मंगोल, उन्हें नव मुसलमान कहा जाता है। तो इन नव मुसलमानों के द्वारा भी अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में विद्रोह किया गया। एक हाजी मौला व्यक्ति था, उसने भी विद्रोह किया। तो अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में अनेक विद्रोह हुए लगातार, और इन विद्रोहों ने अलाउद्दीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन विद्रोहों के होने के पीछे कारण क्या है। बर्नी जो है इस संबंध में लिखता है कि जो गुप्तचर विभाग था वो अकुशल था, इसलिए सुल्तान को जो है अमीर वर्ग के संबंध में और जो उसके गवर्नर हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, उनके संबंध में सूचनाएं प्राप्त नहीं होती थी। तो उनकी जो विद्रोह की मंशा थी उसके बारे में सुल्तान को बहुत जल्दी सूचना प्राप्त ना हो पाने के कारण भी ये विद्रोह बड़ी संख्या में हो रहे थे। दूसरा, वो कहता है कि मद्यपान के समय में जो सार्वजनिक भोज हुआ करते थे, दावतें हुआ करती थी, अमीरों के मध्य में जो भोज हुआ करते थे, वहाँ पर जो है इन षड्यंत्रों का ताना बाना बुना जाता था। तो इस प्रकार से बर्नी जो है अनेक कारण बताता है जो अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों के पीछे सोचे, और इसी वजह से इन विद्रोहों का दमन करने के लिए उसने कुछ भविष्य में विद्रोह ना हो इसकी व्यवस्था करने के लिए उसने कुछ अध्यादेश जारी किए ताकि इन अमीर वर्गों पर और उलेमा वर्गों पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। सबसे पहला जो अध्यादेश था, माफ़ी की जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया और लगान लगाया गया उस भूमि पर। सभी प्रकार की माफ़ी की भूमि पर मालगुजारी या लगान लगा दिया गया। इसका उद्देश्य था कि सभी लोगों के पास जो अनावश्यक धन है उसे जब्त कर लिया जाए ताकि लोगों को जो है अपनी आजीविका कमाने से फुर्सत ना मिले और सुल्तान के खिलाफ जो है विद्रोह करने का वक्त ना मिले।
दूसरा, गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया पुनः अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इससे अमीरों के संबंध में समस्त सूचनाएं जो हैं सुल्तान को प्राप्त होने लगी। अमीरों के घर तक, ऐसा कहा जाता है कि अमीरों के घर तक में भी जो है गुप्तचर नियुक्त कर दिए गए। तीसरा, मद्यपान का निषेध किया गया। सुल्तान जो था उसने स्वयं भी मद्यपान त्याग दिया और ये आदेश निकाला कि दिल्ली के अंदर जो है मद्य यानी दिल्ली के अंदर शराब ना आ सके, ऐसे आदेश उसने जारी किए। हालांकि बाद में सुल्तान ने इसमें कुछ रियायतें दी और इस आदेश में संशोधन करके कहा कि घरों के अंदर रहते हुए सीमित रूप से जो है मद्यपान किया जा सकता है। चौथा और प्रमुख अध्यादेश था सार्वजनिक भोज और दावतें जो थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुल्तान जो था उसकी अनुमति के बिना कोई भी सामाजिक सम्मेलन, दावत, विवाह इत्यादि अमीरों के मध्य में नहीं किया जा सकता था। इन आदेशों के द्वारा अलाउद्दीन जो था उसने अमीरों का दमन किया और आने वाले समय में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आने वाले समय में अमीरों के द्वारा अलाउद्दीन के शासनकाल में किसी भी प्रकार के विद्रोह जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में जो प्रमुख विजय की गई उनके बारे में। तो सबसे प्रमुख और पहली विजय जो थी गुजरात पर विजय की गई। जलालुद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा पुत्र था अरकली खां और अरकली खां जो था मुल्तान का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी ने अरकली खां को पराजित किया और वहाँ उलुग खां को सूबेदार नियुक्त किया। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां को भेजा और सिंध के मार्ग से उलूग खां को भी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। तो गुजरात पर आक्रमण उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था राजा कर्ण बघेल। जब यहाँ आक्रमण किया गया तो कर्ण बघेल इन सेनाओं का सामना नहीं कर पाया और यहाँ से भागकर देवगिरी चला गया और जहाँ राजा रामचंद्र देव ने उसको शरण दी अपने यहाँ, और उसकी जो रानी थी वो इन आक्रमणकारियों के हाथों में पड़ गई। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी कमलावती से स्वयं विवाह कर लिया था। बाद में इनकी जो बेटी थी देवल रानी वो देवगिरी में राजा कर्ण के साथ चली गई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाद में जब मलिक काफूर के द्वारा देवगिरी पर अभियान किया गया उसका एक रीज़न देवल रानी को भी वापस प्राप्त करना था। देवल रानी को दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन के बेटे से उसका विवाह कर दिया गया। अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खां से देवल रानी का विवाह बाद में कर दिया गया। इस प्रकार से गुजरात पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। जब गुजरात से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में नव मुसलमान जो सेना में शामिल थे उनका विद्रोह हुआ लूट के, माल के बंटवारे के प्रश्न पर। इन नव मुसलमानों का नेतृत्व मोहम्मद खां ने किया और काफ़ी सैनिकों की जो है हत्या कर दी गई और इसी नव मुसलमानों जो वहाँ से निकलकर भाग गए वो लोग रणथंबोर में जाकर के उन्होंने शरण ली। रणथंबोर पर आक्रमण करने के पीछे एक कारण ये भी कहा जाता है कि नव मुसलमान जो थे विद्रोही थे और उन विद्रोहियों को राणा हमीर के द्वारा शरण दी गई। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों को वापस करने की मांग की लेकिन राणा हमीर ने जो है इनकार कर दिया। इसकी वजह से भी रणथंबोर पर आक्रमण किया गया। हालांकि रणथंबोर जो है एक सामरिक स्थिति है उसकी किले की और बहुत ही मजबूत किला है और ये भी कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ऑलरेडी सल्तनत का हिस्सा रह चुका था तो अलाउद्दीन पुनः जो है रणथंबोर पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए रणथंबोर पर आक्रमण किया गया 1301 ईस्वी में। यहाँ राणा हमीर चौहान वंश का शासक था, वो शासन कर रहा था और ऐसा कहा जाता है कि रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान स्वयं वहाँ गया। पहले नुसरत खां और उलूग खां गए लेकिन सफल नहीं हो पाए और नुसरत खां इस आक्रमण में मारा गया। इसके बाद सुल्तान स्वयं रणथंबोर आया और उसने यहाँ घेरा डाला। हालांकि उसे भी काफ़ी समय तक सफलता नहीं मिली, इसीलिए उसने हमीर के एक सेना मंत्री को अपनी ओर मिलाया और विश्वासघात कर किले पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद मेवाड़ पर 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह वहाँ शासन कर रहा था तो अलाउद्दीन के नेतृत्व में वहाँ पर आक्रमण किया गया।
इसका भी एक मुख्य रीज़न ये था कि गुजरात को जाने वाला जो मार्ग है वो मेवाड़ या चित्तौड़ होकर के जाता है, तो इस क्षेत्र पर आक्रमण कर यहाँ पर अधिकार किया गया। एक रीज़न बताया जाता है, रानी पद्मिनी जो थी राणा रतन सिंह की पत्नी या उनकी रानी, वो बहुत ही सुंदर बताई जाती हैं और अलाउद्दीन जो है उसने उसकी प्रशंसा सुनी थी और उसने राणा रतन सिंह को रानी पद्मिनी को सौंपने के लिए कहा, लेकिन राणा रतन सिंह के इनकार करने पर यहाँ आक्रमण कर दिया गया। ऐसी कहानी पद्मावत एक पुस्तक है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, उसमें मिलती है। हालांकि ये पुस्तक बहुत बाद में लिखी गई, 1500 के बाद में लिखी गई, 1540 के आसपास, तो बहुत विश्वसनीय इस वृत्तांत को नहीं माना जाता है। इन शॉर्ट, मेवाड़ पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का और चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा और यहाँ का शासन जो है अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। हालांकि खिज्र खां राजपूत जो है उसके नेतृत्व से प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने यहाँ बहुत उत्पात मचाया हुआ था, इसीलिए जालौर का जो मालदेव सोनगरा था उसको यहाँ का शासक सूबेदार जो है अलाउद्दीन के द्वारा कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद मालवा की विजय। मालवा में 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजी गई। यहाँ का शासक था महलक देव, जिसको पराजित कर दिया आइन उल मुल्क को यहाँ का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त किया गया। इस विजय से उज्जैन, धार, चंदेरी, मांडू वाला जो क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, ये पूरा वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं ये सारे क्षेत्र, तो इस क्षेत्र पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद में सिवाना और जालौर की विजय की गई। ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। सिवाना में शीतलक देव या शीतल देव जो था उसका शासन था और जालौर में कान्हड़ देव का है जो शासन था। दोनों क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को जो है सौंपा गया यहाँ पर नेतृत्व अभियान करने के लिए। हालांकि उसे जब सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन स्वयं यहाँ आया और उसने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। ये थी उत्तर भारत की विजय। और अब अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था, सुल्तान था, जिसने दक्षिण भारत की विजय की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक लागू भी किया। दक्षिण भारत में जितने भी अभियान हुए उन अभियानों में नेतृत्व सेना का मलिक काफूर के द्वारा किया गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था प्लस अलाउद्दीन खिलजी का मलिक के नायब भी था। तो मलिक काफूर को जो है श्रेय दिया जा सकता है दक्षिण भारत में जो भी अभियान हुए उनकी सफलता के पीछे। सबसे पहला जो अभियान किया गया वो देवगिरी पर किया गया। यहाँ 2 अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए। पहला 1303 ईस्वी में जो राजा रामचंद्र देव के शासनकाल में हुआ। राजा रामचंद्र देव जो है उसने 3 वर्षों से खिराज या जो लगान होता था वो नहीं भेजा था, इस वजह से आक्रमण किया गया। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसे दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे राय रायन की उपाधि देकर के वापस भेज दिया। रामचंद्र देव जो है उसने काफ़ी सारा धन मलिक काफूर को दिया। इसके बाद जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई 1309-10 ईस्वी के लगभग, उसके बाद उसका बेटा शंकर देव जो है यहाँ का शासक बना। और इसके समय में शंकर देव जो है शुरू से ही अलाउद्दीन खिलजी का विरोधी था और उसने खिराज नहीं दिया, तो इस वजह से मलिक काफूर ने पुनः यहाँ अभियान किया और इस अभियान में शंकर देव जो था वो मारा गया। यहाँ से काफ़ी सारा धन जो है मलिक काफूर ने लूटा और ये धन और फिर देवगिरी का राज्य जो है राजा हरपाल देव को सौंप दिया, जिसने अलाउद्दीन का नेतृत्व और स्वीकार कर लिया, दिल्ली की सत्ता जो थी उसको स्वीकार कर लिया और प्रतिवर्ष खिराज देना भी स्वीकार किया। दूसरी जो विजय है तेलंगाना की विजय। तेलंगाना की राजधानी जो थी वारंगल थी और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव और इसके समय में मलिक काफूर ने 1308 ईस्वी में आक्रमण किया। इससे पहले भी एक आक्रमण यहाँ पर हुआ था 1303 ईस्वी में, जिसमें प्रताप रुद्रदेव जो था उसने दिल्ली की सेनाओं को पराजित कर दिया था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ 1308 में पुनः आक्रमण किया गया और जो काफ़ी समय तक घेरा डाले रखा गया काफूर के द्वारा, तो प्रताप रुद्रदेव जो था उसने काफूर से संधि करना उचित समझा। उसे काफ़ी सारा धन दिया गया और
राजा ने प्रतिवर्ष जो है खिराज देना भी उसको स्वीकार कर लिया, दिल्ली सल्तनत को। तीसरा, होयसल राज्य की विजय। होयसल राज्य जो है उसकी राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र, और यहाँ का शासक था राजा वीर बल्लाल। मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ भी आक्रमण किया गया 1310 ईस्वी में, और राजा वीर बल्लाल जो था उसने भी इससे संधि कर ली और सुल्तान की अधीनता को स्वीकार किया। यहाँ से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है धन और मंदिर यहाँ से लूटे गए, और मलिक काफूर काफ़ी धन लेकर दिल्ली वापस लौटा। पांड्य राज्य, ये होयसल राज्य की विजय के पश्चात मलिक काफूर जो है पांड्य राज्य गया, और पांड्य राज्य में उस समय गृह युद्ध हो रहा था दो भाइयों के बीच में, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच में। सुंदर पांड्य जो था उसने, ऐसा कहा जाता है कि मलिक काफूर की सहायता मांगी वीर पांड्य के खिलाफ, और मलिक काफूर जो था उसने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ से काफ़ी धन संपत्ति लूटी, लेकिन लास्ट में कोई भी, दोनों दावेदार जो थे गद्दी के, उनमें से कोई भी मलिक काफूर से संधि या समझौता करने के लिए आगे नहीं आया, और इस तरीके से जो है पूरी तरीके से पांड्य राज्य पर विजय नहीं हो पाई, क्योंकि कोई शासक नहीं था जो कि यहाँ अधीनता स्वीकार कर पाए। तो ये धन संपत्ति यहाँ से लेकर के वापस लौट गया। अलाउद्दीन की जो दक्षिण नीति थी उसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अलाउद्दीन जो था उसने प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन दक्षिण भारत के विजित क्षेत्रों को करने का प्रयास नहीं किया। ये उसकी यथार्थवादी नीति थी, रियलिस्टिक अप्रोच थी, क्योंकि वह जानता था कि दक्षिण भारत में ये संभव नहीं है कि दिल्ली से वहाँ डायरेक्ट शासन किया जा सके। दूरी भी और भौगोलिक दृष्टि से भी ये काफ़ी कठोर और दुरूह क्षेत्र माना जा सकता है। इसीलिए यहाँ से धन संपत्ति प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य था, और यहाँ सीधा शासन स्थापित करने का प्रयास उसके द्वारा नहीं किया गया। अब अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसकी राजस्व नीति पर चर्चा करते हैं। भू राजस्व में वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व जो था 1/3 से बढ़ा करके 1/2 भाग कर दिया गया। उपज का, टोटल उपज का 50% या आधा हिस्सा लगान के रूप में लिया जाने लगा। ये लगान जो था नगद की बजाय अनाज के रूप में लिए जाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि उसकी जो बाजार व्यवस्था थी उसका संचालन सुचारू रूप से हो सके। इसके अतिरिक्त दीवाने मुस्तक राज नामक एक विभाग की स्थापना की गई। ये विभाग जो था भू राजस्व जो बकाया रह जाता था राजस्व अधिकारियों के पास, वो जो समय पर नहीं जमा करवाया जाता था, तो ये विभाग का प्रमुख कार्य था कि उन राजस्व अधिकारियों से उस बकाया की कठोरता से वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त जितनी भी माफ़ी की भूमि थी जो इनाम के रूप में दी गई थी, पेंशन के रूप में दी गई थी, मिल्क के रूप में दी गई थी, वक्फ वजीफ़े के रूप में दी गई थी, उसको वापस जब्त कर लिया गया, उसको खालसा कर दिया गया, यानी केंद्र के सीधे नियंत्रण में ले लिया गया और उस पर लगान लगाया गया। इसके अतिरिक्त जो राजस्व अधिकारी थे उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई, ताकि वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। कुछ गृह कर और पशु कर जैसे अन्य नवीन कर जो थे वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए। इसके अतिरिक्त सैनिक जो होते थे उनको नकद वेतन देना प्रारंभ किया भूमि के बदले। सैनिक सुधारों की अगर बात करें तो सुल्तान के द्वारा स्थायी सेना का निर्माण किया गया जो केंद्र के नियंत्रण में रहा करती थी। इससे पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे वो अमीरों की सेना पर निर्भर हुआ करते थे, उनके अधीन कोई बड़ी विशाल सेना नहीं हुआ करती थी। अब अलाउद्दीन ने जो है, क्योंकि उसका प्रमुख बहुत ही महत्वाकांक्षी था और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, तो उसे एक विशाल संगठित सेना की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने स्थायी सेना का निर्माण किया और जो दीवाने आरिज़ विभाग था उसका भी पुनः संगठन किया गया। इसके अतिरिक्त उसने दाग प्रथा और हुलिया प्रथा का प्रारंभ किया, जिसमें सैनिकों का एक रजिस्टर रखा जाता था जिसके अंदर उनका हुलिया वर्णित किया जाता था। प्लस जो घुड़सवार सेना बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो घोड़े जो हैं अच्छी नस्ल के हों और उत्तम हों, इसके लिए उसने उन पर दाग लगाना प्रारंभ किया ताकि घोड़े जो हैं चेंज ना किए जा सकें। इन सैनिकों को
घुड़सवार जो सैनिक होते थे उनको 234 टंका प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। अगर कोई घुड़सवार एक के अतिरिक्त अन्य घोड़ा रखता था तो उसे 78 टंका प्रतिवर्ष अतिरिक्त मिलते थे। पैदल जो सैनिक थे उनका वेतन 156 टंका बताया जाता है। इस तरीके से उसने नकद वेतन देना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के संबंध में हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में चर्चा की है जो अवेलेबल है इस चैनल पर। अलाउद्दीन जो था उसने आर्थिक सुधार किए और बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की, जिसके अंदर उसने वस्तुओं के दाम जो थे वो निश्चित कर दिए। अलग अलग बाज़ारों की स्थापना की दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि कम से कम वेतन में जो सैनिक हैं उनका गुजारा हो सके ताकि सेना को रखने में कम खर्चा हो। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना इसके द्वारा की गई। सेना जो थी उसको दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया। अलाउद्दीन जो था उसने प्रशासनिक सुधारों के अतिरिक्त कला और साहित्य के संरक्षण में भी अपना योगदान दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने कई इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे अलाई दरवाज़ा एक प्रमुख इमारत है। इसके अतिरिक्त 1000 सितून का महल, 1000 खम्भों का महल भी इसे कहते हैं, और सीरी फोर्ट एक नवीन राजधानी स्थापित करने का उसका उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने प्रयास किया सीरी फोर्ट इत्यादि इन इमारतों का निर्माण करके। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी जैसे जो विद्वान थे उनको भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया।